नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान बुक हमारा विज्ञान अध्याय 2। पाठ का नाम है जल। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? जल। तो अध्याय को शुरू करने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स देख लेते हैं। ठीक है, आचार्य जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आचार्य जी आईआईटी, आईएम, आईएएस निकाल चुके हैं और अभी 5 मुद्दों पर आचार्य जी काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, आत्मबल बढ़ा रहे हैं उन लोगों का। दूसरा, युवाओं का आत्मबल बढ़ा रहे हैं, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं, विद्यार्थियों को उत्कृष्टता सिखा रहे हैं। तीसरा, पशु क्रूरता के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी पशुओं के ऊपर क्रूरता किया जा रहा है, पशुओं को काटा जा रहा है अपने जीव के स्वाद के लिए, ठीक ना, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो आचार्य जी चौथा काम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर रहे हैं, जो बिना मौसम के बारिश होना या अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सर्द होना, अत्यधिक गर्मी होना, ये सब जितना भी क्लाइमेट चेंज जितना हो रहा है पृथ्वी में हमारा, ये सब क्या कारण है चेंज होने का, ये आपको आचार्य जी बता रहे हैं। इस पर काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना हमारा परिवार बता रहा है, ना हमारा स्कूल बता रहा है, ना हमारा कोई नेता बता रहा है, ना कोई सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं, हीरो हीरोइन कोई ही नहीं बता रहे हैं। केवल आचार्य जी ही बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे क्लाइमेट चेंज का असर उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हर वह जगह में जहाँ गर्मी बढ़ रही है, बरसात ज़्यादा हो जा रहा है, हज़ारों लोगों की जानें जा रही है और जानों का कोई कीमत नहीं है। सबका मूल कारण है जनसंख्या। आप आचार्य जी की वीडियोज़ को देखें, आपको विस्तार में पता चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में अवश्य देखिएगा। आचार्य जी की एक वीडियोज़ का लिंक मैं डाल दूँगा। ठीक है, और पाँचवा जो मुद्दा है आचार्य जी का, वो उच्चतम ग्रंथों को बिल्कुल सरल अर्थों में हमारे घर घर तक, हमारे तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ हैं आचार्य जी की, आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम। देह देख कर नहीं, मतलब शरीर को देख कर के नहीं कि कैसा है, आकर्षक है, सुंदर है, गोरा है, काला है, मजबूत है, कमज़ोर है, देह देख कर के नहीं, उम्र देख कर के नहीं, लिंग देख कर के नहीं, लड़का है या लड़की है, आर्थिक स्थिति देख कर के नहीं, गरीब है अमीर है, यह देख कर के नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए। देखिए, ना शरीर देख करके किसी को इज्जत दीजिए, ना उम्र देख करके, ना लिंग देख करके, ना आर्थिक स्थिति देख करके। किसी को भी इज्जत दीजिए तो उसकी चेतना देख करके। ठीक ना, किसी भी यूं ही अरे गैरों को इज्जत नहीं देना है। ना ही अगर उसका देह आकर्षक है, कोई सुंदर है, सुडौल है, ताकतवर है, बॉडी अच्छा है उसका, तो उसको इज्जत नहीं देने लगना है, उसके झुक नहीं जाना है उसके आगे। अगर किसी का उम्र ज़्यादा है तो उससे भी इज्जत नहीं देना है। लिंग, कोई लड़का है या लड़की है, उस पर कोई लड़की है तो उससे ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, वैसा नहीं। आर्थिक स्थिति, कोई अगर पैसा वाला है, कोई धनवान है तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, जो गरीब है उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। किसी को भी इज्जत दीजिए तो उसकी चेतना को, उसका बौद्धिक स्तर कितना ज़्यादा है, उसका सोचने का, समझने का कितना क्षमता है, वो कितना बेहतर है, उसको देख करके हम उसे इज्जत देना चाहिए, ये आचार्य जी का कहना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं पाठ। हमारा अध्याय जो है आज दूसरा पाठ है जल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ठीक ना, जल। गर्मी का मौसम है, मान के चलिए गर्मी का मौसम है, आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं। जल का स्रोत क्या हुआ? जिससे हमको जल मिलता है, जैसे कि कुआं, चापानल, बोरिंग, तालाब, नदी, ये सब। ठीक ना, तो अगर मान के चलिए गर्मी है, तो गर्मी में क्या होता है, हमारे आस का पास के जितने भी जल स्रोत होते हैं वे सभी सूख गए हैं, मान के चलिए। ठीक है, पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आप बताइए कि पानी के कारण किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मतलब सुबह से शाम तक तो पानी का ही यूज होता है, खाने से लेकर धोने से लेकर हर वह काम, साफ सफाई, हर चीज़ में पानी का यूज होता है। तो बहुत सी कठिनाइयाँ होंगी। क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कपड़े धोना कर सकता है? नहीं। बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्यों कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इनके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा? और क्या क्या है? जैसे कि शौचालय जाना, ब्रश करना, ठीक ना, फर्श साफ करना या अन्य काम, ठीक। अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? बिल्कुल मृत्यु भी हो सकती है ना। दूरदर्शन में समाचारों एवं समाचार दूरदर्शन के समाचारों एवं समाचार पत्रों में समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटना के समाचार देखते और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पानी का संकट आ गया है, सभी बर्तन लेकर के एक पंक्ति में खड़े हैं पानी के इंतजार में, ठीक ना। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन जो पंक्ति है उसको देखकर आपको क्या अनुभव होता है? यहाँ पानी का बहुत कमी है, यही अनुभव होता है। नीचे दिए गए चित्र से पानी के उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए। नीचे दो दिया गया चित्र है, इसमें पानी का क्या क्या उपयोग है वो देखिए। देखिए नहाने में काम आ रहा है, कपड़ा धोने में काम आ रहा है, पीने के लिए लिया जा रहा है ना। अब यहाँ देखिए, आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन क्रियाकलापों में कितने जल का उपयोग करते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप उपयोग किए जल की मात्रा 250 मिली वाले एक गिलास के अनुसार। मान के चलिए 250 मिली आधा पाव का एक गिलास है, ठीक ना। तो पीने में कितना गिलास हम लोग यूज करेंगे दिन भर में वो यहाँ लिखिए। ब्रश करने में कितना गिलास यूज करेंगे और स्नान करने में कितना गिलास यूज करेंगे, बर्तन साफ करने में कितना, कपड़े धोने में कितना, शौचालय में, फर्श साफ करने में या अन्य कामों में। और परिवार एक दिन में उपयोग हुए जल की मात्रा। अब यहाँ पूरा टोटल कितना हम लोग उपयोग किए वो लिख देना है। इस क्रियाकलाप से अब आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप दिन में कितना उपयोग करते हैं, पूरा परिवार आपका कितना उपयोग करता है जल का। आगे आइए जाने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 2, कक्षा के छात्र से पता कर विभिन्न मतलब अलग अलग उपयोग हेतु जल के स्रोतों को सारणीबद्ध कीजिए। जल का स्रोत मतलब समझ रहे हैं ना, स्रोत मतलब मैंने बताया जैसे कि जल का स्रोत क्या है, कुआं, तालाब, नदी, बोरिंग, चापानल, ये सब। अब बताइए फल का स्रोत क्या है, पेड़ पौधा, है ना। उसी तरह सारणी 2.2 जल के विभिन्न स्रोत क्या क्या है। छात्रा का नाम क्या है, सरिता है। पीने का जल वो चापाकल से लाती है, नहाने का जल कुआं से लाती है, कपड़ा धोने का जल कुआं से लाती है। तो ऐसे ही और नाम लिखना है। और वो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, उसका स्रोत क्या है, नहाने का जल का स्रोत क्या है और कपड़े धोने का स्रोत क्या है वो लिखना है, ठीक है। इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्यों के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत भिन्न भिन्न हो सकता है कि नहीं। जैसे तालाब, कुएं, चापाकल आदि। यदि सभी भूमिगत जल के उदाहरण हैं, ये क्या है, यह सभी भूमिगत जल के उदाहरण है, भूमि से जो जल मिलता है उसका उदाहरण है। यह सभी इन स्रोतों से लगातार जल निकालते रहते हैं, सभी स्रोतों से जल निकालते रहते हैं, लेते ही रहते हैं। क्या ये खाली हो जाते हैं? हाँ, नहीं। यदि हाँ तो इनमें पानी की आपूर्ति कैसे होती है? वर्षा जल के द्वारा, है ना। अब बताइए वर्षा का जल कहाँ जाता है? यदि आप लोगों को बचपन की एक कविता काले मेघा पानी तो बरसा रे, ये कविता याद होगा। वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है। क्या होता है? वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है। इसलिए वर्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या होती है? वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदी नाले सूख जाते हैं। यदि वर्षा जिस साल नहीं होती है तो उस साल नदी नाले सारे क्या हो जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, ठीक है।
क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि 2/3 भाग मतलब मान के चलिए ये एक टुकड़ा है। ये मान के चलिए पृथ्वी है। पृथ्वी 4 भाग में कर दीजिए, ठीक है ना। 2/3 भाग मतलब समझ सकते हैं कि ये 1/3 भाग क्या घिरा हुआ है? पानी में घिरा हुआ है। 1 भाग केवल क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। 2/3 कह रहा है ना, तो ऐसा होगा जैसे कि किसी के भी चीज़ को 3 टुकड़ा कर देते हैं। मान के चलिए ऐसा है, ऐसा 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 3 टुकड़ा किए हैं, तो 2/3 में 3 में से 2 में क्या है? पानी है, 1 में केवल क्या है? धरती है, ठीक है। समझ में आ गया? इस जल का अधिकांश क्या कह रहा है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। यह जल जो हमारा आता है वर्षा के दौरान, वह जल का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ चला जाता है? समुद्र और महासागरों में चला जाता है। एक और इस जल में लवण घुले होते हैं, और लवण मतलब क्या बोल रहा है? नमक। और जो समुद्र के जल होते हैं उसमें क्या घुले होते हैं? नमक घुले होते हैं। घुले होने के कारण यह पीने या अन्य घरेलू कार्य, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होती है। तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। देखिए नमक होने के कारण ना तो ये हमारे घर में काम आते हैं पीने के लिए, या कोई भी घर का कोई भी कार्य करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, स्नान करने के लिए, ना कृषि कार्य के लिए, ना खेती करने के लिए काम आते हैं, है ना। और साथ ही दूसरी ओर क्या होता है? नदी, तालाब, झील सभी किस पर निर्भर है? उसी समुद्र महासागरों पर ही निर्भर हैं, ठीक। आगे, फिर भी इन स्रोतों का जल खरा नहीं होता। सब उसी पर निर्भर है, फिर भी में उसका जल खरा नहीं होता है। अब कारण समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए सारा का जैसे कि नदी, तालाब, झील जितने भी हैं वो किस पर निर्भर हैं? समुद्र पर निर्भर हैं। लेकिन ये नदियों का जो पानी होता है ये खरा क्यों नहीं होता है, वो समझेंगे हम लोग क्रियाकलाप 3 से। छोट चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए। चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए। देखिए जार लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए। इसमें छोटे छोटे पत्थर डाल दीजिए। एक जार लेना है कांच का और उसमें पत्थर डाल देना है। इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर न जाए। पहले तो डालना है आपको छोटा छोटा पत्थर, फिर बालू का परत, फिर मिट्टी डाल देना है आधा, जब तक ना भर जाए। अब मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए और पानी पटाइए। अब मिट्टी में क्या करना है? छोटे छोटे पौधे लगा करके पानी पटा देना है। अब इसके ढक्कन को कस कर बंद कर दीजिए। क्या करना है? ढक्कन कस करके बंद कर देना है। आगे देखते हैं। इस जार को कुछ दिन तक धूप में रख कर प्रतिदिन अवलोकन करके नीचे दी गई सारणी में लिखिए कि क्या क्या होता है। दिन 1 में क्या हुआ, दिन 2 में कैसा हुआ, दिन 3 में कैसा हुआ, ये लिखना है। उपरोक्त क्रियाकलाप प्रकृति के एक छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है। एक छोटा सा क्रियाकलाप है प्रकृति का, लेकिन बहुत बड़ा संकेत देता है। यह है जल चक्र का प्रारूप। ये जल चक्र का रूप है, प्रारूप है, ठीक है ना। आइए इसे विस्तार में हम लोग समझते हैं जल चक्र क्या होता है, ठीक है। जल चक्र जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप है, ठीक ना। इसे दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। जैसे कि जल का एक रूप, मान के चलिए जल का एक रूप क्या है? भाप है। फिर एक रूप क्या है? बूंद में जो होता है वो है। एक रूप क्या है? हाँ, एक रूप
जो ओले के रूप में गिरते हैं वो रूप है। जो जल का रूप क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरे परिवर्तित होता है, ठीक है ना। एक भंडार से दूसरे भंडार में या एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, पूरा जल का क्षय कभी नहीं होता है, पूरा जल, ठीक है। बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। जैसे कि जल ये भाप के रूप में बना, फिर वायुमंडल में गया, वायुमंडल ऊपर जाते जाते ठंड होती है वायुमंडल, तो वो बूंद में परिवर्तित हो गया। अब बूंद से यदि ज़्यादा वजन हो गया बूंद, तो वो फिर दोबारा वर्षा के रूप में हमारे धरती में आ जाता है। तो क्या हुआ कि जो जल का रूप था वो परिवर्तन हुआ, क्या में परिवर्तन हुआ, पहले भाप में परिवर्तन हुआ, फिर जल के बूंद में परिवर्तन हुआ, फिर वर्षा के रूप में हमारे धरती में आ गया। तो यह क्षय नहीं हुआ, यहाँ केवल क्या हुआ, केवल जल का जो रूप था उसमें परिवर्तन आया, ठीक ना। आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़ों के सूखने की प्रक्रिया क्या है। धूप में यदि हम लोग कपड़े टांग देते हैं तो कैसा सूखता है, देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिया गया है। क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित भाप बनकर उड़ते देखा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, बिल्कुल देखा होगा, है ना। नहीं, जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है, कह रहा है। तो नहीं, जल वाष्पित होता है तथा नमक शेष रह जाता है, नमक बच जाता है, ठीक है ना। इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल क्या में परिवर्तन हो जाता है, जल वाष्प में, जल भाप में परिवर्तन हो जाता है। जबकि नमक लवण वाष्पित नहीं होते हैं, लवण वाष्पित नहीं होते हैं, केवल जल भाप में परिवर्तित होता है। जैसे कि समुद्र का पानी जो है उसमें लवण भी पाया जाता है, तो केवल जल परिवर्तित होते हैं भाप में, ना कि लवण भी, नमक भी, ठीक है ना। आगे, आप अपने दैनिक जीवन में जल वाष्पन की क्रिया से परिचित होंगे। आप दैनिक जीवन में जो काम करते हैं उसमें देख ही रहे होंगे कि जल वाष्पन होता है, जैसे कि भाप बनता है, पानी भाप में बदलता है। जैसे कि आप कपड़े ही सुखा रहे हैं तो उसमें आप जैसे ही धूप में आप उसे टांग देंगे, ठंडे के दिन में देखिएगा तो उसमें भाप उड़ने लगते हैं, ठीक है ना। आप खाना बना रहे हैं तो जैसे ही आप ढक्कन को हटाएंगे तो उसमें से भाप निकलते हैं, सब्जी बना रहे हैं तो भाप निकलते हैं। तो ये क्रिया तो आप दैनिक जीवन में देखते ही होंगे। सड़कों, खेतों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों पर जल वाष्प में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मान के चलिए सड़कों में पानी जमा हुआ है या कोई खेत में पानी जमा हुआ है, छत में पानी जमा हुआ है, तो वो कुछ देर बाद कैसे सूख जाता है, वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो भाप बन करके वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वो बादल के रूप में चला जाता है, ठीक है। वाष्पन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवेपोरेशन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से मिलती है। अब देखिए, वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, ठीक है ना। सूर्य से ऊष्मा मतलब हीट कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। जैसे कि जब हम लोग चावल बनाते हैं तो जल जो वाष्पन होता है तो उसे हीट कहाँ से मिलता है, चूल्हा से मिलता है, गैस से मिलता है, इंडक्शन से मिलता है। जो भी वस्तु आप लोग यूज करते हैं, जो भी उपकरण आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उस उपकरण से मिलता है ना। उसी तरह जो आसपास सड़क में, छत में या नदी नाले में जहाँ भी जल जमाव हो चुका है, अगर वो वाष्पन इवेपोरेट करता है, जल वाष्प होता है, तो उसे उसमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सिंपल सा बात है ना। अब क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए, क्या करना है, दो एक जैसी प्लेट ले लेना है। एक प्लेट को धूप में और दूसरे को छाया वाले स्थान पर रखिए। एक को छाया वाले स्थान पर रख दीजिए और एक को धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। एक को क्या करना है, ठीक है। आगे, जो दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। अब क्या कर रहा है, दोनों जो प्लेट है उसमें बराबर मात्रा में जल भरना है, एक में कम एक में ज़्यादा, ऐसा नहीं, बराबर मात्रा में भर दीजिए। जल को मापने के लिए बोतल के ढक्कन का उपयोग कीजिए। अब बराबर हो इसके लिए आप बोतल का ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे पेज में।
चित्र 2.4 प्लेट में पानी का वाष्पन। देखिए प्लेट एक धूप में रखा गया है, एक छांव में रखा गया है और दोनों में बराबर जल रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अवलोकन कीजिए। अवलोकन मतलब उसको देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्या क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है ना। किसी प्लेट में जल के विलुप्त होने की मात्रा अधिक है। किसी प्लेट, कौन सी प्लेट में क्या है, किस प्लेट में जल जितना कितना ज़्यादा, कौन सा प्लेट में किस समय अवधि से क्या हो रहा है कि जल विलुप्त हो रहा है, जल खत्म हो रहा है। ठीक ना। धूप में रखी प्लेट का पानी जल्दी घटने लगता है। धूप में जो रखा हुआ है वो उसका पानी क्या होगा, उस प्लेट का पानी क्या होगा, जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण क्या है, सौर ऊर्जा है, सूर्य का ऊर्जा है, सूर्य का ताकत है। ठीक है। जिस अब क्या हो रहा है, दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। बिल्कुल, है ना। इसके फलस्वरूप उसके कारण क्या होता है, इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। देखिए जो नदी है, झील है, तालाब है, महासागर है, सब पर क्या पड़ रहा है, जल, सूर्य का हमेशा किरण पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, वो हमेशा जल निरंतर वाष्प हो रहा है, निरंतर वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, भाप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक ना। अब देखिए निरंतर भाप में परिवर्तित हो रहा है। इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं, लेकिन वहाँ जो नमक घुला हुआ है वो शेष रह जाता है, बच जाता है। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है, लेकिन ये जो वाष्पन की जो क्रिया होती है, काम होती है, ये धीमी होती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट का पानी वाष्पित होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। वहीं दूसरी ओर जो सूर्य के प्रकाश से होने वाला वाष्पन तेजी से हो रहा है। ठीक ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सूर्य के, और कम समय लगता है। ठीक। अब बताइए, जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देख पाते हैं। क्यों कम देख पाते हैं? क्योंकि उसका जो सरफेस होता है, बाल्टी का जो सरफेस होता है, बाल्टी का जो खुला होता है वो कम जगह होता है। मान के चलिए उसी को बड़े प्लेट में रख दीजिएगा, उसका चौड़ा एरिया हो जाएगा, तो ज़्यादा वहाँ धूप पड़ेगा, और बाल्टी में कम एरिया में धूप पड़ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा समय लगता है उसको सूखने में, और प्लेट वाला जल्दी सूख जाता है। ठीक है। आगे, छाया में रखे जल को वाष्पन हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। अच्छा, छाया में रखे हुए वाले को सूर्य की किरण से ही मिलती होगी। ठीक ना। दिन के समय चारों ओर, वायु से, चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है। दिन में चारों ओर जितनी भी हवाएं चल रही है वो सूर्य के किरण के कारण क्या हो जाती है, गर्म रहती है। तो वही किरण जहाँ छाए स्थान पर प्लेट रखा हुआ है, प्लेट में पानी रखा हुआ है, उस प्लेट के पानी को सुखाती है, वाष्पन करती है। ठीक है। जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहाँ हमें शीतलता मिलती है, शीतल मिलती है, ठंड महसूस होता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ठीक ना, ऐसा क्यों होता है, आप सोचते हैं? क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे वह गर्मी कम लगती है? क्या पेड़ पौधे से भी जल की क्षति होती है? ये समझते हैं अभी। ठीक है। पेड़ पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है? हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये आपको पता है ना कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, हम जैसे खाने बनाते हैं वैसे ही हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी खाना बनाते हैं खुद ब खुद। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं तथा शेष जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। जो ज़रूरत का पानी होता है वो कुछ भागों में सुरक्षित रखा जाता है और शेष जल को वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक ना। वायु में जल वाष्पन और सघन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। वायु में जो जल होता है वो कैसे प्रवेश करता है? वाष्पन के, फिर सघन, फिर के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं, यह हमें पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है।
ये विलुप्त नहीं हो जाता है, हमें वर्षा के रूप में पुनः मतलब दोबारा हमें प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 5 को देखेंगे। आइए बादलों से खेलें, ठीक ना। एक जार में गर्म जल लीजिए। क्या करना है? एक जार में गर्म पानी लेना है। जार का ढक्कन उलटकर उसके मुंह पर रख दीजिए। ठीक। जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए। अब क्या करना है? जार के ऊपर जो है बर्फ का कुछ टुकड़ा रखना है। थोड़ी देर रुक कर जार को देखिए। देखिए इस चित्र में जार, गर्म पानी इसमें डाला गया जार में। अब जो प्लेट है उसे उलट कर रखा गया है और उसके ऊपर बर्फ डाल दिया गया है, ठीक ना। आपने क्या देखा? क्या इस क्रियाकलाप में बादल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है? ढक्कन खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलता दिखाई देगा, ठीक ना। ऐसा वाष्पन एवं सघनन के कारण होता है। ये किसके कारण हुआ? वाष्पन के कारण हुआ और सघनन का कारण। देखिए यहाँ जल गर्मी के कारण क्या हुआ? वाष्प छोड़ रहा है, ठीक है, हीट के कारण, उष्मा के कारण। और ऊपर से क्या है? वायुमंडल ठंडा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है? वो सघनन हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए क्रियाकलाप 6 में, एक गिलास को पानी से आधा भरिए। पानी से क्या करना है? आधा भरना है। उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दीजिए। बाहर जो गिलास के बाहर जो क्षेत्र है उसको अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ दीजिए। उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दीजिए। अब गिलास के अंदर क्या करना है? आधा जो हमने पानी भरा है वहाँ बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दीजिए। अब देखिए कुछ समय बाद देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। आप देखेंगे कि गिलास के बाहर वाली जिसे आपने अच्छी तरीक़े से पोंछा था कपड़े से, उस पे क्या हो जाता है? बूंदें आ जाती है, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर हवा को ठंड कर देती है। बर्फ़ से भरा हुआ गिलास जो होता है वो बाहरी बाहर की जो हवा को क्या करता है? ठंड कर देती है। और जल का जो भाप होता है गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जो भाप के रूप में वायु में हमारा जो जल है वो क्या हो जाता है? वो संघनित हो जाता है, वो बूंद के रूप में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंड हो जाती है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में सघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि सघनन नहीं होगा तो केवल भाप के रूप में ही केवल पानी रहेगा। सघनन होता है, ठंड होता है वो भाप, और वो बूंद में बदलता है, तभी वो वर्षा के रूप में आता है हमारे पृथ्वी तक, अन्यथा नहीं आ पाएगा, ठीक ना। इसलिए सघनन बहुत महत्वपूर्ण है वर्षा होने के ऊपर, ठीक। यह वर्षा क्या है? अब समझते हैं हम लोग ये वर्षा क्या है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती ठंडी होती जाती है, जैसे जैसे वायु क्या करता है? ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है, ठीक ना। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंड हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प, जल का जो भाप वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो सघनित हो जाता है, ठीक, होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं, जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। जल का छोटा छोटा कण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है हमें क्या प्रतीत होता है? बादल के रूप में दिखाई देता है, ठीक ना। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे में बर्फ से भरे गिलास को, जैसे कि बर्फ युक्त जल मतलब एक गिलास में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ भी भरा हुआ है, वैसे को यदि हम लोग कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देंगे तो गिलास के आसपास पानी नज़र आएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ठंडा एरिया हो गया। जैसे कि हम लोग वायु जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वायु क्या हो रहा है? जैसे ठंड हो जा रही है उसी प्रकार, और वो जल वाष्प जो है वो पानी के बूंद में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस यहाँ भी इसी तरह हो रहा है कि बाहर का जो वायु तो ठंडा है, नहीं नॉर्मल है, और गिलास के सतह पर जैसे टकरा रही है तो वो क्या हो जा रही है? ठंड हो जा रही है। ठंड के कारण वो पानी के बूंद में परिवर्तित हो जा रही है, ठीक है। अब ये छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े आमाप की जल बूंदें बनाती है, ठीक ना। इसी प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है, और इन गिरती हुई बूंदों को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्षा कहते हैं, ठीक।
मतलब समझ रहे हैं ना कि पहले तो क्या हुआ, मान के चलिए एक तालाब है, तालाब से जल भाप के रूप में जल वाष्प बन गया। क्यों बना? क्योंकि सूर्य से उसे रोशनी मिला, हीट के कारण वो भाप के रूप में, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो जैसे नीचे हम लोग जैसे ही चूल्हा या स्टोव स्टार्ट करते हैं तो हमारा जब जल जो है वो जैसे ही हीट होता है तो भाप निकलता है। उसी तरह जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ता है तालाब के या नदियों के कुओं के पानियों में तो वो जल वाष्प के रूप में हो जाता है। अब जल वाष्प हवा में मिल जाता है। अब जैसे ही हवा ऊपरी, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो हवा क्या होता है, ठंड होता है। अब ठंड के कारण क्या हो जाता है, वो सघनित हो जाता है, मतलब पानी के बूंद में बदल जाता है और वही पानी का बूंद हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ता है। जो कि अब बादल का रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, पानी के बूंद, छोटे छोटे पानी के बूंद यदि वो भारी हो जाते हैं तो वो पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं और वही पृथ्वी की ओर पानी के बूंद का गिरना क्या कहलाता है, हमारा वर्षा कहलाता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे देखते हैं। आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है? क्या आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है? ठीक है ना। विशेष परिस्थिति में यह ओले सघनित वर्षा कहलाते हैं, ये सघनित वर्षा कहलाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु से चला जाता है, जल क्या कर जाता है, वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्रों या महासागरों से होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जल वाष्प भी बनता है समुद्र से ही और महासागरों से ही बनता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में पानी है उपस्थित, तो वहाँ से जल वाष्प बना। ठीक है। तो वर्षा तो ज़्यादातर वही केवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हवा के कारण बादल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यदि वायु नहीं रहता तो केवल और केवल ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती, केवल समुद्र और महासागरों के आसपास ही केवल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से जल वाष्प उठ रहा है। ठीक ना, तो वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जो बादल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है। ठीक, आगे पुनः महासागरों की ओर चलें। प्रायः समस्त भूमि पृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है। पूरा जो भूमि पृष्ठ है, समस्त भूमि पृष्ठ जितना भी जमीन वाला एरिया है, महासागरों के तल से ऊंचा है। महासागर जो है, महासागर का जो लेवल है उससे ऊंचाई में है। ठीक ना। अन्यथा अगर उससे नीचा रहता तो क्या हो जाता, महासागर से डूब जाता। ऊंचा है इसी कारण से वो नहीं डूब पाता है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अंततः समुद्र महासागरों में वापस चला जाता है। जितना भी वर्षा के से पानी आता है वो नदी के द्वारा, नाले के द्वारा कहाँ चला जाता है, समुद्र में ही चला जाता है। यह अलग अलग ढंग से जाता है, यह अलग अलग ढंग से जाता है। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघल कर जल बन जाता है तथा यह जल पर्वतों से गिर होते हुए नदियों, झरनों आदि में गिरता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। वर्षा का पानी सभी नहीं चला जाता है हमारे समुद्रों में, कुछ पानी क्या होता है धरती के द्वारा भी सोख लिया जाता है। ठीक ना, सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाता है। ठीक है, छुप जाता है। यह पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है और यही पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे कि हम लोग कुआं खोदते हैं या बोरिंग कराते हैं तो हमें पानी कहाँ से मिलता है, वही जो सूखा हुआ जमीन के द्वारा जो सूखा हुआ पानी होता है वही मिलता है, हमें भौम जल मिलता है। ठीक है, आगे कुओं, चापानलों में जल कहाँ से आता है? यह क्या भौम जल हर जगह पर एक समान होता है? देखते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है, जैसे कि जहाँ वन ज़्यादा, पेड़ पौधे घास कम है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है, क्योंकि रुक नहीं पाता है, शीघ्र ही बह जाता है। तो वैसे जगह में भौम जल क्या होगा, कम होगा। ठीक ना। ऐसी भूमि में जल का रिसाव, मतलब जल कम रिसेगा जमीन में। ठीक ना, रिसाव बहुत कम होगा। इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। क्या यह जल चक्र, क्या है जल चक्र? जल चक्र के बारे में आपको तो मैंने बता दिया है। ठीक, जल चक्र क्या है कि पहले तो जल वाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है। भाप
वायु में घुल करके वो जैसे ही ऊपर ज़्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वो सघनित हो जाती है, पानी की बूंद में बदल जाती है। पानी की बूंद को ही हम लोग बादल कह रहे हैं। अब वो जैसे ही भारी होती है तो फिर से वर्षा के रूप में आती है, फिर से वो नदी नाले झरनों से बहते हुए समुद्र में जाती है और अन्य जगहों से भी जलवाष्प में, फिर मतलब यही चक्कर चलता रहता है। ठीक, हमने यह जाना कि भूमि की सतह पर जल जो नदियाँ, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है, क्या होता है, वापस पहुंच जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बात? जिस तरह महासागर से क्या हुआ था, वाष्पन होके बादल के रूप में बन के फिर पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता है, फिर वो महासागर में ही चला जाता है। कैसे, आपको समझ में आ गया कि नदी, झरने, तालाब के द्वारा। ठीक है, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई से सितंबर में होती है, ठीक ना। संसार की कुछ भागों में साल भर भी वर्षा होती है, कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है, मानसीराम में, ठीक ना। मेघालय ऐसा राज्य है, मेघालय भी ऐसा ही राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है। मेघालय में एक शहर है मासिन राम, ठीक ना। इसलिए इनका नाम मेघा, मेघा मतलब बादल, मेघा का आलय मतलब बादलों का आलय, घर, ठीक ना। मेघालय या मेघा का घर रखा गया है। आप लोग जानते होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती है तो वर्षा क्या राहत प्रदान करती है। फसलों की खेती में भी इसकी अहम भूमिका होती है। यदि वर्षा नहीं होगी या वर्षा ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप भी ले लेती है, ठीक। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक ना। हमारा जीवन क्या हो जाता है, दिक्कत में पड़ जाता है। यदि हमारा बाढ़ आ गया तो एक तो हमें क्या होगा, सारा काम काज हम नहीं कर पाएंगे, कहीं निकल नहीं पाएंगे। दूसरा, हमारा जो किसान लोग जो खेती लगाते हैं उनका खेती बर्बाद हो जाएगा। जब खेती नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, है ना। सबका जो वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाएगा, है ना। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, फिर भी में बहुत दिक्कत है। बाढ़ होने पर भी दिक्कत है और बहुत समय तक वर्षा ना हो उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, ऐसा बोल रहा है। वर्षों पुराना यह दोहा आज सच साबित होता दिख रहा है। ये वर्षों पुराना एक दोहा है जो कि आज सच साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा ना हो तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक, गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं और जिसे क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। अच्छा, जल जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म हो जाते हैं आप समझ सकते हैं। जब जल ही नहीं है तो जल वाष्प कैसे बनेगा? जब जल वाष्प बनता है तो वो हवा में घूमता, हवा के साथ मिल जाता है, तो इसीलिए हवा जो होता है हमारा ठंडा ठंडा रहता है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो वायुमंडल तो गर्म हो ही जाएगी, है ना। अब देखिए, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। जो खाने का सामान है, खाने का सामान या पशु पक्षियों के लिए चारा, ये भी दुर्लभ हो जाता है, मिल नहीं पाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? बिल्कुल, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। कृषि नहीं हो पाता होगा, खाने में बड़ा दिक्कत होता होगा, पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा, बहुत दूर से लोग लाया करते होंगे या खरीद करके पीते होंगे, है ना। बहुत सी समस्याएं होंगे। आगे देखते हैं। इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होता होगा? अगर बहुत दिन से वर्षा नहीं हो रही है तो इन स्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होगा, ठीक ना। अपने अभिभावकों से अथवा समाचार पत्रों व पत्रिकाओं
से पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। अपने अभिभावक से भी पूछ सकते हैं या पत्रिकाओं में आप देख सकते हैं, अखबार में, पेपर में। ठीक, हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक है। मतलब हम लोग अब समझ सकते हैं कि वर्षा यदि अधिक भी हो जाता है तब भी दिक्कत है, और कम भी हो जाता है तब भी दिक्कत है। ठीक है, संतुलन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। खासतौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे आवश्यक है। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए हमें कुछ योजना बनाना होगा, है ना। आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। सुना है आपने, और गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ रहता है, बहुत से जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, जल ही जीवन है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग करें। ठीक ना, यूज करें। वर्षा जल संग्रह कैसे करेंगे? वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा से जो जल मिलता है हमें वर्षा के दौरान, तो उस जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना भी है। अगर जल की उपलब्धता है, जहाँ कम वर्षा होती है, जल की दिक्कत होती है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वर्षा से जो जल आती है उसे संग्रहित करें। ठीक ना, आगे हमारे आसपास वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है, होता है ना। अतः यह इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक, वर्षा जल संग्रहित की तकनीक क्या क्या है? छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण बना सकते हैं। कैसे? भवन की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए, यहाँ जो छत का जो पानी है, ये पाइप के द्वारा ये भंडारण टैंक में पहुंचाया गया है। ठीक ना, इस जल को उपयोग के रूप में के पूर्व पहले छानना आवश्यक होता है। अब इसे जब उपयोग कर रहे हैं उससे पहले हम लोग इसको छान लेंगे। ठीक ना, इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमि का जल के लिए, भौम जल के लिए हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कृषि कार्य के लिए, या पृथ्वी मिट्टी में वो रिस जाएगा तो आसपास के जितने भी स्रोत हैं उसमें पानी का कमी नहीं होगा। ठीक है, खुले जगहों से वर्षा जल संग्रहण। अब खुले जगह में है, कैसे हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे? यहाँ तो घर है, छत है, तो वहाँ कर लिए। अब खुले जगह में है, कैसे करेंगे? इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। क्या करेंगे हम लोग? रिसने वाला गड्ढा बना देंगे, छोटा छोटा गड्ढा, जो आप देख रहे होंगे चित्र में, देखिए। इसी तरह इसको डोभा भी कहा जाता है झारखंड में, है ना, बना सकते हैं। जैसे कि झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें 20% पानी का संरक्षण होता है। 20% ही संरक्षण हो पाता है, 80% बह जाता है। शेष वर्षा जल उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर बह जाता है। जो मिट्टी में उर्वरक होती है, जिससे हमारा सब्जी उगता है, उसे भी बहा करके ले जाती है। इस कारण राज्य सरकार गांव में डोभा निर्माण के माध्यम से जल संग्रहण का कार्य कर रही है। ठीक है ना, देखिए डोभा निर्माण के तहत। आगे देखते हैं। मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। मनुष्य का के भार का 65% भाग क्या है? जल है। ठीक ना, और 35% क्या है? हमारा जो शरीर में हड्डी मांस ये सब है, लेकिन 65% क्या है? जल ही है। ठीक ना, मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। मात्र 6 दिन ही जीवित रह सकता है। आगे हमने क्या क्या सीखा, अब हम लोग देखते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये हमने सीखा।
ठीक ना। जल वाष्प वायु में संघनित होकर वर्षा, हिमपात और ओले के रूप ले लेती है। ठीक है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी के जल के जल की पुनः पूर्ति करती है। ठीक है। महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल का चक्रण को जल चक्र कहते हैं। ठीक ना। अत्यधिक वर्षा के से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है, मतलब बुद्धि से उपयोग करेंगे, अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल का संरक्षण बहुत जरूरी है, संग्रह करना, जमा करना बहुत ज़रूरत है। ठीक है। शिक्षक निर्देश, जल चक्र के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए। ये चर्चा करना है, हमने तो कर लिया है चर्चा। प्रत्येक क्रियाकलाप को करते हुए बच्चों को कुछ रोचक जानकारी दीजिए, हमने जानकारी भी ले ली। जल के सदुपयोग के तरीके बताइए, क्या क्या तरीके हैं हमने समझ लिया। ठीक ना। अब देखिए अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है? बादल बनने में क्या क्या शामिल है? कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है, कह रहा। वाष्पन, बिल्कुल वाष्पन होता है तभी तो। सघनन, सघनन होता है तभी तो। वाष्पन के बाद सघनन। और उद ऊर्ध्व व पतन ये नहीं है, तो घ नंबर नहीं है, और ये तीनों शामिल है। ठीक है। कौन सी? तो ये तीनों होगा। वाष्पन के बाद सघनन, मतलब घ नंबर कर देंगे, क्योंकि इसको करते हैं तो ये छूट जाएगा, और इसको करते हैं तो ये छूट जाएगा, इसको करते हैं तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ग नंबर। निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? बाढ़ से संबंधित कौन नहीं है? जान माल की क्षति, बिल्कुल बाढ़ से जान माल की क्षति होती है। मिट्टी का अपरदन, मतलब मिट्टी उर्वरक जो मिट्टी होता है वो बहकर चल जाता है, बिल्कुल होगा। बीमारियों का कम होना, बीमारी का कम होना, ये तो नहीं होगा, बीमारी का कम नहीं होता है, बीमारी बढ़ जाता है। तो संबंधित कौन नहीं है? ग नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखिए पेयजल का दूषित होना, पीने वाला जल दूषित बिल्कुल हो जाता है ना। तो ग नंबर उत्तर होगा। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के पराक्रम को क्या कहते हैं? जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। कुओं में जल की आपूर्ति से खाली स्थान होती है। कुओं में जब जल की आपूर्ति हो जाती है तो क्या होती है? परेशानी होती है। ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या है? पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। आगे क्या प्रश्न है देखते हैं। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती ठंडी होती जाती है, जैसे जैसे वायु क्या करता है? ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। ठीक है ना। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंड हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प, जल का जो भाप वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो सघनित हो जाता है। ठीक होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। जल का छोटा छोटा कण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। में परिवर्तित हो जाता है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है, हमें क्या प्रतीत होता है? बादल के रूप में दिखाई देता है। ठीक ना। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे में बर्फ से भरे गिलास को, जैसे कि बर्फ युक्त जल, मतलब एक गिलास में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उसमें बर्फ भी भरा हुआ है, वैसे को यदि हम लोग कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देंगे तो गिलास के आसपास पानी नजर आएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ठंडा एरिया हो गया। जैसे कि हम लोग वायु, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो वायु क्या हो रहा है? जैसे ठंड हो जा रही है उसी प्रकार, और वो जल वाष्प जो है वो पानी के बूंद में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस यहाँ भी इसी तरह हो रहा है कि
बाहर का जो वायु तो ठंडा है, नहीं नॉर्मल है, और गिलास के सतह पर जैसे टकरा रही है तो वो क्या हो जा रही है, ठंड हो जा रही है। ठंड के कारण वो पानी के बूंद में परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है। अब ये छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े आमाप की जल बूंदें बनाती है। ठीक ना। इसी प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है, और इन गिरती हुई बूंदों को ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्षा कहते हैं। ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना कि पहले तो क्या हुआ, मान के चलिए एक तालाब है, तालाब से जल भाप के रूप में जल वाष्प बन गया। क्यों बना, क्योंकि सूर्य से उसे रोशनी मिला, हीट के कारण वो भाप के रूप में, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो जैसे नीचे हम लोग जैसे ही चूल्हा या स्टोव स्टार्ट करते हैं तो हमारा जब जल जो है वो जैसे ही हीट होता है तो भाप निकलता है। उसी तरह जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ता है तालाब के या नदियों के कुओं के पानियों में तो वो जल वाष्प के रूप में हो जाता है। अब जल वाष्प हवा में मिल जाता है। अब जैसे ही हवा ऊपरी, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो हवा क्या होता है, ठंड होता है। अब ठंड के कारण क्या हो जाता है, वो सघनित हो जाता है, मतलब पानी के बूंद में बदल जाता है, और वही पानी का बूंद हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ता है। जो कि अब बादल का रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, पानी के बूंद, छोटे छोटे पानी के बूंद, यदि वो भारी हो जाते हैं तो वो पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं, और वही पृथ्वी की ओर पानी के बूंद का गिरना क्या कहलाता है, हमारा वर्षा कहलाता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखते हैं, आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है, क्या आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है, ठीक है ना। विशेष परिस्थिति में यह ओले सघनित वर्षा कहलाते हैं, ये सघनित वर्षा कहलाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु से चला जाता है, जल क्या कर जाता है, वायु में चला जाता है, और बादल बनते हैं, और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्रों या महासागरों से होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जल वाष्प भी बनता है समुद्र से ही, और महासागरों से ही बनता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में पानी है उपस्थित, तो वहाँ से जल वाष्प बना। ठीक है। तो वर्षा तो ज़्यादातर वही केवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हवा के कारण बादल क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यदि वायु नहीं रहता तो केवल और केवल ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती, केवल समुद्र और महासागरों के आसपास ही केवल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से जल वाष्प उठ रहा है, ठीक ना, तो वहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जो बादल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है। ठीक, आगे पुनः महासागरों की ओर चलें। प्रया समस्त भूमि पृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है। पूरा जो भूमि पृष्ठ है, समस्त भूमि पृष्ठ जितना भी जमीन वाला एरिया है, महासागरों के तल से ऊंचा है। महासागर जो है, महासागर का जो लेवल है उससे ऊंचाई में है, ठीक ना। अन्यथा अगर उससे नीचा रहता तो क्या हो जाता, महासागर से डूब जाता। ऊंचा है इसी कारण से वो नहीं डूब पाता है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अंततः समुद्र महासागरों में वापस चला जाता है। जितना भी वर्षा के से पानी आता है वो नदी के द्वारा, नाले के द्वारा कहाँ चला जाता है, समुद्र में ही चला जाता है। यह अलग अलग ढंग से जाता है, यह अलग अलग ढंग से जाता है। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघल कर जल बन जाता है, तथा यह जल पर्वतों से गिर होते हुए नदियों, झरनों आदि में गिरता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। वर्षा का पानी सभी नहीं चला जाता है हमारे समुद्रों में, कुछ पानी क्या होता है, धरती के द्वारा भी सोख लिया जाता है, ठीक है ना, सोख लिया जाता है, और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाता है, ठीक है, छुप जाता है। यह पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है, और यही पानी हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे कि हम लोग कुआं खोदते हैं या बोरिंग कराते हैं तो हमें पानी कहाँ से मिलता है, वही जो सूखा हुआ जमीन के द्वारा जो सूखा हुआ पानी होता है वही मिलता है, हमें भौम जल मिलता है, ठीक है। आगे, कुओं, चापानलों में जल कहाँ से आता है, यह क्या भौम जल हर जगह पर एक समान होता है, देखते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है, जैसे कि जहाँ वन ज़्यादा, पेड़ पौधे घास कम है,
वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है, क्योंकि रुक नहीं पाता है, शीघ्र ही बह जाता है, तो वैसे जगह में भौम जल क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। ऐसी भूमि में जल का रिसाव मतलब जल रिस कम रिसेगा जमीन में, ठीक ना, रिसाव बहुत कम होगा। इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। क्या यह जल चक्र क्या है? जल चक्र, जल चक्र के बारे में आपको तो मैंने बता दिया है, ठीक। जल चक्र क्या है कि पहले तो जल वाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है। भाप वायु में घुल करके वो जैसे ही ऊपर ज़्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वो सघनित हो जाती है, पानी की बूंद में बदल जाती है। पानी की बूंद को ही हम लोग बादल कह रहे हैं। अब वो जैसे ही भारी होती है तो फिर से वर्षा के रूप में आती है, फिर से वो नदी नाले झरनों से बहते हुए समुद्र में जाती है, और अन्य जगहों से भी जलवाष्प में, फिर मतलब यही चक्कर चलता रहता है, ठीक। हमने यह जाना कि भूमि की सतह पर जल जो नदियाँ, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है, क्या होता है, वापस पहुंच जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बात? जिस तरह महासागर से क्या हुआ था, वाष्पन होके बादल के रूप में बन के फिर पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता है, फिर वो महासागर में ही चला जाता है। कैसे? आपको समझ में आ गया कि नदी, झरने, तालाब के द्वारा, ठीक है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई से सितंबर में होती है, ठीक ना। संसार की कुछ भागों में साल भर भी वर्षा होती है, कुछ भागों में साल भर वर्षा होती है, मानसीराम में, ठीक ना। मेघालय ऐसा राज्य है, मेघालय भी ऐसा ही राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती है। मेघालय में एक शहर है मासिन राम, ठीक ना। इसलिए इनका नाम मेघा मतलब बादल, मेघा का आलय मतलब बादलों का आलय, घर, ठीक ना। मेघालय या मेघा का घर रखा गया है। आप लोग जानते होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती है तो वर्षा क्या राहत प्रदान करती है। फसलों की खेती में भी इसकी अहम भूमिका होती है। यदि वर्षा नहीं होगी या वर्षा ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप भी ले लेती है, ठीक। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक ना। हमारा जीवन क्या हो जाता है, दिक्कत में पड़ जाता है। यदि हमारा बाढ़ आ गया तो एक तो हमें क्या होगा, सारा काम काज हम नहीं कर पाएंगे, कहीं निकल नहीं पाएंगे। दूसरा, हमारा जो किसान लोग जो खेती लगाते हैं उनका खेती बर्बाद हो जाएगा। जब खेती नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, है ना। सबका जो वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाएगा, है ना। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, फिर भी में बहुत दिक्कत है। बाढ़ होने पर भी दिक्कत है और बहुत समय तक वर्षा ना हो उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन, ऐसा बोल रहा है। वर्षों पुराना यह दोहा आज सच साबित होता दिख रहा है। ये वर्षों पुराना एक दोहा है जो कि आज सच साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा ना हो तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक, गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं और जिसे क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। अच्छा, जल जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म हो जाते हैं आप समझ सकते हैं। जब जल ही नहीं है तो जल वाष्प कैसे बनेगा? जब जल वाष्प बनता है तो वो हवा में घूमता, हवा के साथ मिल जाता है, तो इसीलिए हवा जो होता है हमारा ठंडा ठंडा रहता है। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो जल वायुमंडल तो गर्म हो ही जाएगी, है ना। अब देखिए, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। जो खाने का सामान है, खाने का सामान या पशु पक्षियों के लिए चारा, ये भी दुर्लभ हो जाता है, मिल नहीं पाता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? बिल्कुल, बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा।
कृषि नहीं हो पाता होगा, खाने में बड़ा दिक्कत होता होगा, पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा, बहुत दूर से लोग लाया करते होंगे या खरीद करके पीते होंगे, है ना, बहुत सी समस्याएं होंगे। आगे देखते हैं। इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होता होगा? अगर बहुत दिन से वर्षा नहीं हो रही है, तो इन स्थितियों में पशुओं और पेड़ों का क्या होगा, ठीक ना। अपने अभिभावकों से अथवा समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। अपने अभिभावक से भी पूछ सकते हैं या पत्रिकाओं में आप देख सकते हैं, अखबार में, पेपर में। ठीक, हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक है। मतलब हम लोग अब समझ सकते हैं कि वर्षा यदि अधिक भी हो जाता है तब भी दिक्कत है, और कम भी हो जाता है तब भी दिक्कत है। ठीक है, संतुलन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। खासतौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे आवश्यक है। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए हमें कुछ योजना बनाना होगा, है ना। आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। सुना है आपने, और गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ रहता है, बहुत से जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, जल ही जीवन है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग करें। ठीक ना, यूज करें। वर्षा जल संग्रह कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा से जो जल मिलता है हमें वर्षा के दौरान, तो उस जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना भी है। अगर जल की उपलब्धता है, जहाँ कम वर्षा होती है, जल की दिक्कत होती है, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वर्षा से जो जल आती है उसे संग्रहित करें। ठीक ना, आगे हमारे आसपास वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है, होता है ना। अतः यह इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक, वर्षा जल संग्रहित की तकनीक क्या क्या है? छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण बना सकते हैं। कैसे? भवन की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए, यहाँ जो छत का जो पानी है, ये पाइप के द्वारा ये भंडारण टैंक में पहुंचाया गया है। ठीक ना, इस जल को उपयोग के रूप में के पूर्व पहले छानना आवश्यक होता है। अब इसे जब उपयोग कर रहे हैं उससे पहले हम लोग इसको छान लेंगे। ठीक ना, इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमि का जल के लिए, भौम जल के लिए हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कृषि कार्य के लिए, या पृथ्वी मिट्टी में वो रिस जाएगा, तो आसपास के जितने भी स्रोत हैं उसमें पानी का कमी नहीं होगा। ठीक है, खुले जगहों से वर्षा जल संग्रहण। अब खुले जगह में है, कैसे हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे? यहाँ तो घर है, छत है, तो वहाँ कर लिए। अब खुले जगह में है, कैसे करेंगे? इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। क्या करेंगे हम लोग? रिसने वाला गड्ढा बना देंगे, छोटा छोटा गड्ढा, जो आप देख रहे होंगे चित्र में, देखिए। इसी तरह इसको डोभा भी कहा जाता है झारखंड में, है ना, बना सकते हैं। जैसे कि झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसमें 20% पानी का संरक्षण होता है। 20% ही संरक्षण हो पाता है, 80% बह जाता है। शेष वर्षा जल उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर बह जाता है। जो मिट्टी में उर्वरक होती है, जिससे हमारा सब्जी उगता है, उसे भी बहा करके ले जाती है। इस कारण राज्य सरकार गांव में डोभा निर्माण के माध्यम से जल संग्रहण का कार्य कर रही है। ठीक है ना, देखिए डोभा निर्माण के तहत। आगे देखते हैं। मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। मनुष्य का के भार का 65% भाग क्या है? जल है। ठीक ना, और
35% क्या है हमारा, जो शरीर में हड्डी मांस ये सब है, लेकिन 65% क्या है, जल ही है, ठीक ना। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है, मात्र 6 दिन ही जीवित रह सकता है। आगे हमने क्या क्या सीखा, अब हम लोग देखते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये हमने सीखा, ठीक ना। जल वाष्प वायु में संघनित होकर वर्षा, हिमपात और ओले के रूप ले लेती है, ठीक है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करती है, ठीक है। महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल का चक्रण को जल चक्र कहते हैं, ठीक ना। अत्यधिक वर्षा के से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है, मतलब बुद्धि से उपयोग करेंगे, हाँ, अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल का संरक्षण बहुत जरूरी है, संग्रह करना, जमा करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। शिक्षक निर्देश, जल चक्र के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए। ये चर्चा करना है, हमने तो कर लिया है चर्चा। प्रत्येक क्रियाकलाप को करते हुए बच्चों को कुछ रोचक जानकारी दीजिए, हमने जान। अब शिक्षक निर्देशन हो चुका है, ठीक ना। जल के सदुपयोग के तरीके बताइए, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। कौन कौन सा प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है, तो वाष्पन तो शामिल है, संघनन भी शामिल है, तो वाष्पन के बाद संघनन, ये तीनों सही है, ठीक ना। और ध्रुवपातन ये तो बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ग, क्योंकि क भी होता है ख भी होता है। यदि क को छोड़ देते हैं और ख को टिक करते हैं तो फिर भी में एक बच जाएगा, जिसके कारण हम लोग दोनों को टिक कर देते हैं, ग नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर उत्तर भी लिख दिया है, देखिए पहला का ग, ठीक ना। अच्छा, ग नहीं लिखा गया है ना, ग होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, क का ग, ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। क नंबर, जान माल की क्षति होता है बाढ़ से। मिट्टी का अपरदन, मिट्टी बह के चल जाता है, बिल्कुल होता है। बीमारियों का कम होना, नहीं, बीमारी का कम नहीं होता है। पेयजल की दूषित होना, दूषित हो जाता है पीने वाला जल, बिल्कुल होता है, मतलब ग नंबर आंसर होगा, ख का भी ग ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल जब वाष्प में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक है। कुओं में जल की आपूर्ति कमी हो जाने से कमी कैसे होती है, कम वर्षा के कारण होती है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। आगे का देखते हैं, क्या है तीसरा नंबर में प्रश्न, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन कौन सा काम है जिसमें एक बाल्टी से ज़्यादा पानी का हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो काम आप स्वयं से कीजिएगा। देखिए मैंने लिख भी दिया है, थर्ड नंबर स्वयं। चौथा नंबर, जल चक्र का चित्र बनाइए। जल चक्र का चित्र आप बना ही सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जल चक्र का चित्र, ये रहा आपका, ये जल चक्र का चित्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा नंबर में क्या है, सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम देखते हैं।
जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा ना हो तो वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना, कुएं जितने भी होते हैं सूखने लगते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। अब परेशानी क्या क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु को बहुत परेशानियां होती है। दैनिक जीवन में भी परेशानियां होने लगती है। दैनिक जीवन में हर समय हमें पानी का काम पड़ता है, तो परेशानी होने लगता है। और कृषि कार्यों में परेशानी होती है, बहुत सी परेशानियां होने लगती है। तो इत्यादि लिख दिया है मैंने, ठीक ना। अब छठा नंबर, चश्मा के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, ठीक ना, फूंक मारते हैं लेंस को साफ करने के लिए। इससे लेंस भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाइए, क्यों भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है, समझाइए, कह रहा है। तो मैंने उत्तर दिया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास की वायु में जलवाष्प उपस्थित है कि नहीं। जितने भी, जैसे कि जहाँ हम लोग फूंक मार रहे हैं वहाँ आसपास में वायु में क्या है, जलवाष्प उपस्थित है। जैसे ही लेंस पर फूंक मारते हैं तो जलवाष्प सघनन हो जाता है। हम लोग ठंडी हवा उसमें देते हैं, ठंडी जब कर देते हैं उसे तो सघनन हो जाता है, जिसके कारण लेंस भीग जाता है। समझ में आ गया। अब 7 नंबर, बादल कैसे बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे बादल कैसे बनते हैं, ठीक ना। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में पहुंचकर संघनन के बाद बादल बन जाता है। वाष्पन मतलब क्या होता है, जल जो होता है वो सूर्य के ताप के कारण भाप में बदल जाता है, उसे वाष्पन कहा जा रहा है। और वाष्पोत्सर्जन मतलब जो वृक्ष के पत्तों से, ये सबसे जो जल होती है वो वाष्प में बदलती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक ना। पेड़ों के जो जल होते हैं वो क्षति होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पन के द्वारा, ठीक। तो यही जो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा द्वारा जल वायु में, हवा में पहुंचकर सघनन के बाद क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, ठीक ना। तो क्लियर हो गया बादल कैसे बनता है। अब 8वां नंबर, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए, ठीक है। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों, क्यों ऐसा हो जाता है, बस संघनन विधि है। देखते हैं हम लोग। ठंडी बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंड कर देता है, ठीक ना। बाहरी सतह क्या कर दिया, बाहर की हवा को ठंड कर दिया। और जलवाष्प ठंडी बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। जलवाष्प क्या हो जाता है, ठंडी बोतल की सतह पर संघनित होकर के छोटी छोटी बूंद में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, जल बचाने के लिए आप कौन सा आसान उपाय को कर सकते हैं। ये अपने स्वयं से भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे आप जल बचा सकते हैं। वैसे मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा है कि जल जल क्या है, जल का काम से कम उपयोग कीजिए। यहाँ मैंने शायद गलत टाइप हो चुका है ना, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। देखिए, जल का कम से कम उपयोग करें, क्या होगा, कम से कम उपयोग करें। दूसरा, वनस्पतियों का मतलब पेड़ पौधे घास ये सब का बचाव करना, जिससे जल भागकर समुद्र में ना जा पाए, ठीक ना। जल बह करके समुद्र में ना जा पाए। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है ना। जल संरक्षण के लिए छत का पानी को भंडारण में संग्रह करना, मतलब जल का पानी को एक भंडारण टैंक में जमा कर सकते हैं, ठीक ना। खुले स्थानों पर डोभा का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, बहुत से उपायों से हम पानी को बचाव कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन क्वेश्चन है। पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, बिल्कुल है। यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है, क्या लाभ पहुंचाता है, जैसे कि हमारा तापमान को नियंत्रित रखता है। दूसरा, हमारा भोजन को पचाने में साथ देता है। तो देखते हैं हम लोग क्या उत्तर है इसका। मैंने लिखा है, हम हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित, यह क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पाचन में मदद करता है, जोड़ों की चिकनाई
देता है, क्या करता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और शरीर को विषाक्त पदार्थों, शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हैं, उसे हमारे पसीने के द्वारा या पेशाब के द्वारा निकालता है, ठीक ना। आगे क्या है, परियोजना कार्य। परियोजना कार्य, जल की बचत के उपाय पर एक पोस्टर बनाइए और उसे अपने विद्यालय की सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है, कीजिएगा। कैसे कैसे हम लोग जल को बचा सकते हैं, वैसा एक चित्र बनाना है और उसे विद्यालय के जो सूचना पट होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसमें चिपकाना है। किसी पुराने समाचार पत्र से हाल में ही आई बाढ़ या सूखे के चित्र एकत्र करके एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए, ठीक है। उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों के जिन समस्याओं का सामना किया, उन पर कुछ पंक्तियाँ भी लिखिए। अब पेपर में जो दिया हुआ है समस्या, उसे भी लिखना है और उसे काट करके आपको एक चार्ट पेपर पर चिपकाना है, ठीक। 3 गमले लीजिए, तीनों में कोई पौधा लगाइए, ठीक है। एक पौधे को सामान्य मात्रा में पानी दीजिए, दूसरे में पानी की मात्रा कम दीजिए और तीसरे में पानी की अधिक मात्रा देकर 1 महीने तक इन गमलों में पौधे को बढ़ने दीजिए, ठीक है। क्या तीनों गमलों में पानी की मात्रा से पौधों की वृद्धि पर कोई असर दिखाई पड़ेगा? अपने अवलोकन परिणाम पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्या होगा जिसमें कम सामान्य मात्रा में पानी दे रहे हैं, वो तो सुरक्षित रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। दूसरे में बिल्कुल कम मात्रा में दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मर ही जाएगा। और तीसरे में अधिक मात्रा देंगे तो उसका जड़ सड़ जाएगा, ये भी मर जाएगा। तो नियमित पानी देना है, ठीक है ना, सामान्य मात्रा में पानी देना है, उससे पानी का भी बचत होगा, ठीक। अपने गांव या आसपास के 10 परिवारों की सूची बनाइए। एक दिन में खर्च होने वाले जल की मात्रा का पता लगाइए। 10 आदमी का सूची बनाना है अपने गांव के लोगों का, अपने अड़ोस पड़ोस का, और कितने वे दिन भर में खर्च करते हैं वो लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं और हम सभी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सारे पुस्तक को हम JCERT की सारी पुस्तकों को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। ये इसलिए ये मिशन चल रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि 7 क्लास 8 क्लास के बच्चे क ख भी नहीं जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल कमज़ोर हो जा रहे हैं। अब ऐसा देखने में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि टीचर की कमी भी हो जाती है कभी कभी, और कोई कोई सभी टीचर को नहीं कहा जा रहा है, कोई कोई टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो कृपया करके यदि कोई टीचर सुन रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चे तो ज़रूर जाते होंगे अच्छी स्कूलों में, जहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ठीक है। नमस्कार।